गुड आफ्टरनून एस्पिरेंट। आई एम शशांक स्वामित। आज हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे क्योंकि चैप्टर्स जितने टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना था हम लोगों ने टोटल टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अब उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज जो आते हैं आपको नॉर्मल एग्जाम्स में भी आते हैं, जेई में भी आते हैं, सीबीएसई में भी पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड आप आज हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अ बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड बाय। कहने का मतलब है अगर एक बॉडी निगेटिवली चार्ज है तो उसमें क्या होगा। पहला, गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट, ठीक है। दूसरा, रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। तीसरा, गिविंग सम प्रोटॉन टू इट, रिमूविंग सम न्यूट्रॉन टू इट। अब देखिए सब ऑप्शन को एक एक करके एनालाइज हम लोग करते हैं। कहने का मतलब है गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट, अगर इलेक्ट्रॉन हम लोग एक्सेस देंगे तो डेफिनेटली ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट, उससे क्या होगा, एक बॉडी में अगर हम एक्सेस हम लोग इलेक्ट्रॉन देंगे उसमें नेगेटिवली चार्ज होगा वो, तो हम लोग का जो नेगेटिव चार्ज करना था वो कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरा केस देखिए, दूसरा ऑप्शन देखिए, रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। अगर एक किसी भी बॉडी है, पर्टिकुलरली ये बॉडी हुआ, इससे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे रहे हैं तो ये क्या होगा, ये तो पॉजिटिव चार्ज होगा। जब रिमूव हो जाएगा तो ये पॉजिटिव इसमें चार्ज हो जाएगा ना, पॉजिटिव ही बचेगा, है ना, प्रोटॉन्स बचेगा इसमें अगर आप रखिएगा इसको, है ना। और फिर ये हो गया दूसरा केस, तो इससे पॉसिबल है नहीं, है ना, ये पॉसिबल नहीं है। तीसरा, गिविंग सम प्रोटॉन टू इट, अगर प्रोटॉन भी हम लोग देंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग रिमूव कर रहे थे, वही सेम केस हम लोग को करता है, सेम ये केस आपका करता है अगर प्रोटॉन हम लोग देंगे, इसको प्रोटॉन अगर हम लोग दे देंगे पॉजिटिवली चार्ज, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, है ना, एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग लिखते हैं, उसका यूनिट पूछा जा रहा है। अब देखिए आपको कूलम्स लॉ से पता है, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। के का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक हुआ, इतना आपको पता है। एप्सिलॉन इधर पे हम लोग अगर ले जाएंगे, एप्सिलॉन का वैल्यू हम लोग को निकालना है यूनिट, तो हम लोग उसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या आ गया, एप्सिलॉन इधर आ जाएगा और फोर्स नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हम लोग कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एप्सिलॉन का हम लोग को यूनिट निकालना है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, पहले Q1 Q2 का यूनिट क्या होता है, Q का होगा क्यूलम, और Q1 Q2 का भी होगा कूलम, कूलम स्क्वायर बाई मीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइडेड बाई ये फोर्स है, तो फोर्स का क्या होता है यूनिट, न्यूटन होता है, ठीक है। ये हो गया आपका यूनिट। अब 4 पाई तो ये कॉन्स्टेंट हो गया, उसको कोई वैल्यू का जरूरत नहीं है, हम लोग यूनिट में यूज नहीं करेंगे। आया क्या आपका फाइनल, देखिए एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स, जब वो ऊपर आएगा कोई भी क्वांटिटी तो माइनस हो जाता है, -1 लगेगा उसमें, -2, ठीक है, उसका पावर माइनस हो जाता है। तो अब देखिए ये एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हो गया, ठीक है। अब किस ऑप्शन में है ये, आप देख लीजिए ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन आपको है, इसको आपको याद रखना है। अगर याद मान लीजिए आप किसी तरह से भूल गए तो इस तरह से आप कूलम्स लॉ से, आप कूलम्स लॉ से उसका आप डिड्यूस कर सकते हैं इस फॉर्मूला को, ठीक है, इसका यूनिट आप डिड्यूस कर देंगे, ठीक है। आगे आप देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस। कहने का मतलब है एक मान लिया चार्ज हुआ, पॉजिटिव चार्ज हुआ, ठीक है। अब इस आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। सिमिलर केस अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो इससे इनवर्ड आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी क्या होता है ना, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है आपको। देखिए पहला, फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था टॉपिक जब पढ़ाते हुए, है ना, कि ये तो सही होगा।
क्योंकि ये फील्ड लाइंस होता है कंटिन्यूअस होता है ना। हम लोग इसका डायग्राम भी बना के आप देखे थे कि एक ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये नेगेटिव चार्ज हुआ, इससे यूनिट इधर आ रहा है, फील्ड लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ से एग्जिट हो रहा है, यहाँ एंटर हो रहा है, ठीक है। हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो सेम वो है। अब देखिए ये है कॉन्टिन्यूस लाइन है, कहीं इसमें ब्रेक है नहीं, ये कॉन्टिन्यूस लाइन हमेशा रहता है, ठीक है, विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है, इसमें कहीं कभी ब्रेक नहीं हो सकता है, ठीक है, ये आपको जानना है। और ये हाइपोथेटिकल लाइन है, हम लोग इमेजिनरी लाइन है, हम लोग इसको इमेजिन करते हैं, ठीक है। अब दूसरा, टू फील्ड लाइन के नॉट क्रॉस ईच अदर, ये तो उसका प्रॉपर्टी था, हम लोग आपको जब प्रॉपर्टी पढ़ाए थे आपको बताए थे कि दो फील्ड लाइंस क्यों नहीं आपस में क्रॉस नहीं कर सकता, क्यों नहीं क्रॉस कर सकता है। मान लीजिए दो फील्ड लाइंस एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे जो होगा वो उसका दो डायरेक्शन होगा, है ना। इस फील्ड का आप टेंजेंशियल डायरेक्शन देखिए, इस डायरेक्शन में होगा, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एक ही डायरेक्शन हो सकता है ना, एक से ज्यादा डायरेक्शन नहीं पॉसिबल है, इसीलिए ये केस भी पॉसिबल नहीं है। बी तो ये सही लिखा हुआ है कि टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, ठीक है। अब तीसरा देखिए, फील्ड लाइन स्टार्ट एट अ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट अ नेगेटिव चार्ज। अभी हम आपको फिगर से बनाए हैं कि ये दो चार्ज है, अगर आपस में विसिनिटी में रखे हुए हैं तो फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलेंगे और नेगेटिव में वो जाके कंज्यूम होंगे या वहां पर जाके वो मिलेंगे, ठीक है। ये आपको देख के रखना है। तो ये भी तीसरा भी सही है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ दे, और चौथा देखिए आप, दे फॉर्म अ क्लोज लूप। कहने का मतलब है अगर एक फील्ड लाइंस है, अगर कोई पर्टिकुलर फील्ड, यहाँ तो फील्ड लाइंस आपको क्या बोला है, क्लोज लूप बना रहे हैं। आप किसी भी देख लीजिए, एक पॉजिटिव चार्ज देखिए, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनेगा, नेगेटिव देखिए ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनेगा, है ना, इसमें इंडिविजुअल चार्ज है, तो आप कभी क्लोज लाइन वो बनाता ही नहीं है, इसलिए ये पॉइंट आपका रॉन्ग होगा। ये आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, ये इसका सही होगा। आप देख लीजिए फिगर जो भी हम बना के दिखाए हैं। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन, गॉसेस लॉ इज वैलिड फॉर। अब गॉस लॉ हम लोग को पता था, बताए थे। गॉस लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक सरफेस मान लीजिए, इसमें जितना भी चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स नेट इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग को पता है गॉसेस लॉ से, है ना, कि क्यू इनसाइड जो है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन करेंगे तो टोटल फ्लक्स जो बाहर आ रहा है इससे फ्लक्स, वो हम लोग को पता चलेगा, ये जो फ्लक्स बाहर आ रहा है फ्लक्स लाइंस, ठीक है, ये हम लोग को पता चलता है ना। तो अब इसके बारे में क्या बोला गया है, गॉसेस लॉ इज वैलिड फॉर, वैलिड कब होता है, एनी क्लोज सरफेस, ठीक है, ये ऑप्शन ए ऑप्शन ही सही है इसका। एनी क्लोज सरफेस, एनी क्लोज सरफेस में हो सकता है वो, चाहे वो सरफेस क्या हुआ आपका, स्फेरिकल हुआ, क्यूबॉइड हुआ, क्यूब हुआ, सिलेंडर हुआ। हर केसेस में हम आपको बताए थे, वायर का केस बताए थे, तो शीट का केस बताए थे, प्लेन का केस बताए थे, और उसके बाद फिर एक पॉइंट चार्ज के बारे में बताया गया था। तो आपको पता है कि एनी क्लोज सरफेस पे वो एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए, ओनली रेगुलर क्लोज सरफेस, ऐसा जरूरी नहीं है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सरफेस जो भी इनक्लोज है वो रेगुलर ही हो, इरेगुलर सरफेस में भी हो सकता है, ठीक है। अब तीसरा, एनी ओपन सरफेस, अब ओपन सरफेस का बात ही नहीं आ रहा है। जब आपका गॉस लॉ थ्री डी क्लोज्ड सरफेस में इफेक्ट डालता है तो फिर ओपन सरफेस का बात ही नहीं होगा, ये ऑप्शन ऐसे भी गलत है। एनी इरेगुलर ओपन सरफेस, ठीक है, ओनली इरेगुलर, ओनली का बात देखिए आपका यहाँ पर इरेगुलर रेगुलर दोनों सरफेस पे होता है ना। जरूरी नहीं कि अगर ये स्फेरिकल सरफेस है और इसमें चार्ज है तो इसी पे वो असर करेगा, अगर इरेगुलर कोई ऐसा सरफेस है उसमें भी एक पर्टिकुलर चार्ज है ना, तो उसमें भी हम लोग गॉस लॉ कंसिडर करेंगे, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए, द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द टू चार्जेस ए बी एज शोन इन द फिगर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपका सीबीएसई में या जेई मेंस में आपको सिमिलर क्वेश्चन आता है, नीट में भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है।
ये आपका ए और बी दो चार्जेस है, ए और बी दो चार्जेस हैं, एक से फील्ड लाइन निकल रहे हैं बाहर और दूसरे पे जाके लिंक हो रहे हैं, देख लीजिए। अब आपको पता है ना। अब इसमें पूछा क्या गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब क्या स्टेटमेंट करेक्ट है आप देख लीजिए इसमें। ए इज पॉजिटिव चार्ज एंड बी इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड ए ग्रेटर देन बी है, अगर हम लोग मान लिए ए ग्रेटर देन बी अगर मैग्नीट्यूड है और ए इज पॉजिटिव है, ठीक है, और बी इज नेगेटिव है, सही बात है। आपको हम फिगर बना के भी बताए थे कि एक पॉजिटिव चार्ज ये हुआ प्लस क्यू और ये नेगेटिव हुआ। एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो इससे फील्ड लाइंस आपके पॉजिटिव से बाहर निकलते हैं और नेगेटिव में जाके वो कंज्यूम होते हैं, है ना, नेगेटिव में वो लिंक होते हैं। यहां से एग्जिट होता है और यहाँ से एंटर होगा, नेगेटिव में एंटर होता है और पॉजिटिव से एग्जिट होता है, ठीक है। आपको ये जानना है, यही चीज इसमें पूछा गया है। तो ए इज पॉजिटिव होगा, ए पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर ये ए होगा तो ए पॉजिटिव और बी ये नेगेटिव, ठीक है। आपको ये पता चल गया केस सिमिलर। अब देखिए बाकी आपको कंसिडर करने की जरूरत है ही नहीं, आपको जब कंसेप्ट आपको पता है तो आप तो डायरेक्ट इसको देख के आंसर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब आगे देखिए, when air is replaced by a medium of dielectric constant k, the force of attraction between the two charges separated by a distance r। कहने का मतलब है अगर फोर्स है F इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब के क्या हुआ, यहाँ पर के लिख देते हैं, यहाँ पर कुछ और लिख देते हैं, मान लीजिए आप इसको एम एम लिख दीजिए, क्योंकि इससे आप कंफ्यूज हो जाइएगा, या तो फिर इससे के हटा के वैल्यू पूरा लिख लेते हैं इसका। वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हुआ इसका वैल्यू, है ना। अब कहने का मतलब है अब ये मीडियम है, हम लोग को पता है ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अब इसमें बोला क्या गया है, हम लोग को ये पता है फॉर्मूला। अब इसमें बोला क्या गया, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, एक मीडियम जिसमें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आ गया, तो कहने का मतलब है जो एप्सिलॉन है इसका वैल्यू के हो गया, के टाइम्स ई कर दीजिए आप, है ना। तो अब फोर्स पे क्या असर होगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पर फॉर्मूला डायरेक्ट एफ इज इक्वल टू वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई, यहाँ के कर दीजिए, के एप्सिलॉन बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन और आर स्क्वायर ये क्या होता है, ये आपका फोर्स होता है, तो एफ हो गया ये, एफ बाई बचा क्या के होगा, एफ डैश इसको लीजिए तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ बाई के, तो डिक्रीजेस बाई के टाइम्स, ये आप रख लीजिए। इसको डिराइव करके आप देख सकते हैं अपने से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। और वैसे भी ये इस तरह का क्वेश्चन आपको अगला कैपेसिटर में जब चैप्टर पढ़ाएंगे हम आपको, तो उसमें आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम का, तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए आप ये देख लीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए a point positive charge is brought near to an isolated conducting sphere, the electric field is best given by, इसको फिगर हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए होता क्या है, एक कंडक्टिंग स्फेयर है मान लीजिए इसको,
उससे एक चार्ज निकल रहा है, चार्ज एक है यहाँ पर, एक पॉइंट चार्ज है। वो क्या होगा आपको पता है, इसको पॉजिटिव चार्ज आप लीजिएगा, इसको पॉजिटिव कंसीडर कर लीजिए। पॉजिटिव चार्ज है। देखिए होता क्या है इसमें, हम आपको कंसेप्ट बता दे रहे हैं। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइन से वो बाहर आते हैं, है ना, एग्जिट करते हैं, है ना, उससे बाहर निकलते हैं। अब कंडक्टिंग स्फेयर क्या करता है, ये कंडक्टिंग है ना, यहाँ पर दिखा हुआ आइसोलेटेड कंडक्टिंग। अब कंडक्टिंग क्या करता है, वो फील्ड लाइंस को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये फील्ड लाइंस को अपने आप अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब अट्रैक्ट करेगा तो ये फील्ड लाइंस क्या होंगे, इसके थ्रू आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे, पहले दूर जा रहे थे, इससे अट्रैक्ट होकर क्लोज आएंगे, और क्लोज आके फिर वो बाहर निकल जाएंगे इससे, ठीक है, इसके थ्रू क्रॉस करके वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, ये होता है उसको। अब ये पहला फिगर का है, तो फिगर 1 इज सही, ये फर्स्ट इज करेक्ट है, ठीक है, फिगर 1 सही है। अब देखिए दूसरा केस क्या दिया हुआ है, कि यहाँ तो दिखा रहा है कि फील्ड लाइंस आपस में बाहर निकल रहे हैं, फील्ड लाइंस यहाँ बाहर निकल रहे जरूर रहे हैं, है ना, फिर वापस आ जा रहे हैं, यहाँ पर दिखाया गया, तो ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज थोड़ी है, या नेगेटिव चार्ज थोड़ी है, ये तो नेगेटिव नहीं, तो सिंपल कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग आपका स्फेयर है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको चार्ज हर तरह से अट्रैक्ट, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रहता तब ना अट्रैक्ट करता, ये तो बाहर ही ना उससे जाएगा। अब कंडक्ट करके सबको फील्ड अपने आप को अट्रैक्ट कर सकता है, वो बाहर थोड़ी ना उसको करेगा, वापस थोड़ी ले आएगा अपने पास। तो एक डायरेक्शन जो इस डायरेक्शन में जो पॉजिटिव क्यू चल रहा है वो चलते चला जाएगा, इससे अट्रैक्ट होकर फिर वो चल जाएगा, फिर चल जाएगा, तो ये हो गया इसका डायरेक्शन। अब बाकी ये सब केस तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वो अट्रैक्ट करने के बाद फिर ये जो होगा ये दूर थोड़ी चल जाएंगे आपस में, क्योंकि जब कंडक्टिंग है तो अपने आप को अट्रैक्ट करके वहां पर रखता है, वो दूर थोड़ी उससे चल जाएंगे। सिमिलर इसमें भी केस है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये सही है आपका, ठीक है। आगे देखिए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, अब बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस क्या होगा। अब चार सरफेस आपके पास दिया हुआ है, सरफेस 1, 2, 3 और 4, है ना। अब पूछा गया है इन फिगर 4 इज द लार्जेस्ट, इन फिगर 3 इज द लीस्ट, इन फिगर 3 इज द सेम एज फिगर 2 बट इज स्मॉलर, इज सेम फॉर ऑल द फिगर, ठीक है, आपको चार ऑप्शन दे दिया गया है, ठीक है। अब कहने का देखिए, अब हो क्या गया, ये आप चारों, इसको आपको बताया गया था कि गॉसियन सरफेस जो होता है वो रेगुलर केस में भी हो सकता है, रेगुलर, अभी आपको एमसीक्यू इससे पहले करवाए कि वो रेगुलर केसेस में भी हो सकता है, रेगुलर भी हो सकता है। तो इसके अंदर अगर चार्ज क्यू है, यहाँ पर चार्ज क्यू है ना, तो फिर क्या होगा देखिए, अगर यहाँ भी चार्ज क्यू है ना, तो इस क्लोज सरफेस के अंदर है वो, है ना, ये रेगुलर सरफेस जरूर है लेकिन क्लोज सरफेस है। ये भी देखिए स्फेरिकल सरफेस है, ये तो रेगुलर सरफेस है, यहाँ पर प्लस क्यू है, ठीक है। यहाँ भी एक स्फेरिकल सरफेस है, यहाँ भी प्लस क्यू है, ये भी इरेगुलर सरफेस है लेकिन इसके इनसाइड में चार्ज है, इनसाइड में प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, सेम फॉर ऑल द फिगर, ठीक है, हर फिगर के लिए वो गॉसियन सरफेस, आपको पता है गॉसियन सरफेस का क्या होता है, फाई नेट इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर सिर्फ डिपेंड करेगा क्यू इनसाइड के ऊपर, है ना, कि इनसाइड में अगर चार्ज है कि नहीं, अगर इनसाइड में चार्ज नहीं तो जीरो होता है, लेकिन इसमें हर तरह का अगर पॉजिटिव क्यू क्यू अगर क्यू का हम लोग मैग्नीट्यूड चेंज रही है, क्यू का मैग्नीट्यूड समय सेम है ना, तो सरफेस पे डिपेंड वो नहीं करेगा कि एक क्लोज सरफेस उसको चाहिए, वो रेगुलर हो इरेगुलर हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसके इसमें क्या होगा, इस केस में इट इज सेम फॉर ऑल द फिगर, है ना, हर फिगर के लिए ये सेम होगा, ठीक है। आगे देखिए, a hemisphere is uniformly charged positively. The electric field at a point on a diameter away from the center is directed, ठीक है, बोला जा रहा है कि ये हेमिस्फेयर है, इज यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये पॉजिटिवली, यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन अ डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, ये डायमीटर है,
अवे फ्रॉम द सेंटर इज डायरेक्टेड। डायरेक्ट क्या होगा, आपको सिंपल कल बताया गया था कि परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, ठीक है, जो इस डायरेक्ट क्योंकि नॉर्मल वेक्टर आता है ना, नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, वेक्टर कारण के ये जो प्लेन है इससे परपेंडिकुलर होगा, इससे परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में नॉर्मल होगा, है ना, तो आपको परपेंडिकुलर टू द डायमीटर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, figure shows an electric field lines in which an electric dipole is P is placed, which of the following statement is correct। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, ये यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है, ठीक है। ये एक डाइपोल हम लोग को प्लेस किया गया है। अब आपको पता था केस में कि हम लोग आपको पढ़ाए थे कि यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस में क्या होता है, फोर्स। अगर एक यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस के केस में, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म field the dipole experiences net zero force, ठीक है। ये आपको पता है फैक्ट कि अगर यूनिफॉर्म का केस में क्या होता है, यूनिफॉर्म अगर डाइपोल होगा, है ना, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस होंगे तो उसमें जो डाइपोल होते हैं उसमें जो फोर्स होते हैं वो आपस में बैलेंस कर देते हैं एक दूसरे को, नेगेटिव पॉजिटिव फोर्स। क्योंकि इस केस में भी क्या होता है, देखिए एक डाइपोल है, यहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू, इसमें क्या होगा, इस पर फोर्स लगेगा एफ इज इक्वल टू क्यू ई, और यहाँ इसमें इस डायरेक्शन में लगेगा एफ इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। दोनों इक्वल अपोजिट है, आपस में कैंसिल कर देंगे तो नेट फोर्स क्या होगा, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हो गया। लेकिन ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या केस होगा, अब डाइपोल इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, ऑप्शन देखिए, द डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, ये नहीं हो सकता, ये यूनिफॉर्म का केस में होता है। यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस क्या केस में होगा, द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स राइट बोल रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। द फोर्स विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, इसमें लेफ्ट बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स अपवर्ड, अपवर्ड तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ये दोनों केस गलत है, ये राइट में भी नहीं करेंगे, ये आपका सही है, द डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट के साइड वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। आप देख लीजिए इसको, आगे देखिए, अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन, द फील्ड एट अ पॉइंट पी ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन इज, क्या होगा, देखिए सेम वही केस है, डायरेक्टेड, पहला देखिए डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, यही आंसर है। अभी आपको तुरंत हेमिस्फीयर का केस बताया, और उसमें पता है आपको नॉर्मल वेक्टर के बारे में बताया गया है ना, तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर के कारण क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, अवे होगा, है ना। यहाँ पर पॉजिटिव क्यू है, अगर ये नेगेटिव होता है, जैसे एक सरफेस है ना, उसमें पॉजिटिव क्यू है तो ये आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड होता है, ठीक है। और वही अगर नेगेटिव का केस होता, अगर नेगेटिव क्यू होता तो इनवर्ड आता, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव क्यू लिखा है इसलिए डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, ठीक है। आगे देखिए आप क्वेश्चन, देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट द टू काइंड ऑफ चार्जेस, कहने का मतलब है एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब दोनों के बारे में बोल रहा है, तो प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट टू काइंड ऑफ चार्जेस, अब क्या क्या इसका है, द अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, द पोलैरिटी ऑफ चार्ज, ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज, द फील्ड ऑफ द चार्ज, ठीक है। अब कौन सा आपका प्रॉपर्टी है जो ये दोनों को एलिमिनेट कर सकता है, अब देखिए आप केस में, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज से क्या होता है, उसमें क्या होगा कि अमाउंट, अगर एक, अगर मान लीजिए ये दोनों का अमाउंट इक्वल है ना, अगर हम लोग प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों लिखे हैं तो उससे अमाउंट से तो हम लोग को डिफरेंशिएट पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हम लोग मैग्नीट्यूड चार्ज कर लेंगे तो उससे तो कुछ पता नहीं चलेगा, दोनों सेम होगा, सेम भी हो सकता है अलग भी हो सकता है, लेकिन उससे कोई हम लोग को पता चलेगा नहीं। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड लिख देंगे प्लस क्यू का, अगर टू लिख देंगे, टू कूलम, है ना, इसका भी मैग्नीट्यूड लिख देंगे टू कूलम, तो हम लोग को कोई डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता, अमाउंट ऑफ चार्ज से कुछ नहीं होगा।
पोलैरिटी ऑफ चार्ज से पता चलेगा पॉजिटिव और नेगेटिव है ना। फिर लेकिन पोलैरिटी ऑफ चार्ज हर बार आपको पता चलेगा, वो कैसे पता चलेगा आपको? एक पर्टिकुलर अगर पोलैरिटी दे दिया गया है तो आप तो उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पर है। तीसरा क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज। स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज से क्या पता चलेगा आपको? कुछ नहीं पता चलेगा, वही मैग्नीट्यूड वाला केस हो जाएगा। देखिए उससे होता है फील्ड लाइंस। फील्ड लाइन से हम लोग को पता चलता है कि इसका जो फील्ड लाइंस है वो इनवर्ड आएंगे, और इसका आउटवर्ड आएगा। तो फील्ड लाइन से हम लोग को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक चार्ज को। ठीक है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, आगे देखिए। A method for charging a conductor without bringing a charge object in contact with it is called। अब कहने का मतलब हम लोग फर्स्ट क्लास में ही ये पढ़ चुके हैं कि चार्जिंग कैसे होता है। किसी भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग किस तरह से चार्ज किया जा सकता है। पॉजिटिव चार्जिंग थे, बहुत सारे मेथड हम लोग पढ़े थे। रबिंग पढ़े थे, बाय फ्रिक्शन पढ़े थे, रबिंग था, इंडक्शन था, कंडक्शन था, हम लोग हर तरह की चीज़ हम लोग पढ़े थे। आप देखिए उसमें क्या है, क्या पूछा गया, अ मेथड फॉर चार्जिंग अ कंडक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट। कहने का मतलब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम लोग ले आए हैं, ये चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसको किसी एक पर्टिकुलर दूसरा ऑब्जेक्ट के पास ले आए हैं हम लोग इन क्लोज विसिनिटी। विसिनिटी, ठीक है, इन क्लोज विसिनिटी हम लोग ले आए हैं, लेकिन क्या है, हम लोग टच नहीं करवाए हैं, ये आपस में कुछ दूरी पे है। मान लीजिए डिस्टेंस डी है, डिस्टेंस पे है ना, तो विदाउट कांटेक्ट है, तो उस पर किस तरह का चार्ज होगा हम लोग को पता है। देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो सकता है, मैग्नेटाइजेशन भी नहीं होगा क्योंकि मैग्नेटाइजेशन इसमें केस असर ही नहीं हो रहा है। तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेट का कोई केस ही नहीं इसमें आ रहा है ना। चौथा क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, आप देख लीजिए। अब आगे देखिए, इफ ई डॉट डी एस is equal to 0 over a surface, then the electric field lines inside the surface on its is 0। ठीक है, all charges must necessarily be outside the surface। ठीक है, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। the number of flux line entering the surface must be equal to the number of flux line leaving out। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, इसका केस देखिए। the electric field line inside the surface and on it is 0। ठीक है, all the surface must necessarily be आउटसाइड द सरफेस। ठीक है, अगर ये 0 है, गॉसियन सरफेस हम लोग बताए थे, अगर पॉइंट चार्ज क्यू बाहर है तो क्या होगा, है ना। तो उसका केस दिया हुआ ई डॉट डी एस जीरो के कब होता है, यही होता है ना, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 0, है ना, इज इक्वल टू क्यू आई एन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये होता है। अब ये 0 कब हो सकता है, जब क्यू इनसाइड 0 हो। ठीक है, तो ये किस केस में होगा, डी में, है ना, बोथ बी एंड सी। ठीक है, ऑल चार्जेस मस्ट नेसेसरली बी आउटसाइड, चार्ज आउटसाइड है इसका। और दूसरा, द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द फ्लक्स लाइन लीविंग आउट, ये हम लोग को पता है। ठीक है, अब आगे देखिए, when the distance between the two charged particles is half, the Coulomb's force between them is, अब कहने का मतलब है F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। ठीक है, अब उसमें बोला क्या गया है ना, when the distance between two charged particle is half, R is equal to R dash होगा 1 by 2 R। ठीक है, the Coulomb's force between them is, अब F dash क्या होगा, 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R by 2 होल स्क्वायर। ठीक है, R डैश ये हो जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, आप देखिए 1 by 4 पाई, डायरेक्ट को के लिखिए, Q1 Q2 बाई R बाई 4, R स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, F डैश इज इक्वल टू 4 इंटू के
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या था, ये टोटल आपका एफ हो जाएगा, तो एफ डैश इज इक्वल टू 4f, ठीक है। इसका क्या हो गया 4 टाइम्स, ठीक है। अब देखिए आगे, टू चार्जेस आर एट अ डिस्टेंस d अपार्ट इन एयर, ठीक है। कूलम्स फोर्स बिटवीन देम इज f, ठीक है। दो चार्ज पार्टिकल d डिस्टेंस से अपार्ट है, वो दोनों के बीच में क्या है फोर्स f। इफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज प्लेस्ड बिटवीन देम, द कूलम्स फोर्स नाउ बिकम्स, देखिए इसके बारे में आपको अभी बताया गया है, वो डिड्यूस करके भी हम निकाले थे, f इज इक्वल्स टू f बाई के हो जाएगा, k टाइम्स वो डिक्रीज हो जाता है। आगे देखिए, two point charges q1 and q2 are at a separation r, the force acting between them is given by f, f is equals to k q1 q2 by r square, ठीक है। the constant k depends on, अब constant k किस पे डिपेंड करेगा, only on the system of units, only on the medium between them, है ना, both a and b and neither a and b। अब देखिए इसमें क्या देता है, आपको पूरा अगर आप लिखेंगे क्या होता है, k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो गया आपका, यहाँ पर बोला है ओनली द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, चार्जेस यहाँ पर लिख लीजिए इसको, ठीक है। तो दोनों चार्ज पे इस पे डिपेंड करेगा, और एप्सिलॉन के कारण ये मीडियम पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बोथ बी ए एंड बी, ठीक है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अब इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होगा, कूलम्स भी होता है, स्ट्रेट कूलम्स भी होता है, एप्स कूलम्स भी होता है, ऑल द अबव, है ना। इसका आप देखिए होगा ना, ठीक है। इसको देखिए, टू चार्जेस टू चार्जेस 3 इंटू इतना Q1 है, Q1 का वैल्यू दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻³ कूलम, Q2 का वैल्यू है 5 इंटू 10⁴ कूलम, ठीक है। आप प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, d इज इक्वल टू, ये r लिखिए, इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, अब सिंपल आपको कूलम्स लॉ से निकाल देना है, फिजिकल्स टू k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, 9 इंटू 10⁹ इंटू 3 इंटू 10⁻³ इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4 बाई आर स्क्वायर कितना है 0.1 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, वन 135 इंटू 10⁴ है, फोर है, ठीक है, -1 है ना। अब यहाँ पर आ जाएगा 100, तो 135 इंटू 10⁻⁻1 है ना। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा इसको, इंटू 10⁻9 आएगा आपका टोटल 10⁻11 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा आंसर। अब आगे देखिए, ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्ज, ठीक है, ये तो बताया गया है के e²/4, ठीक है। आगे आपको, अ ग्लास रॉड एक्वायरिंग अ चार्ज बाय रबिंग इट विद सिल्क क्लॉथ, द चार्ज ऑन अ ग्लास रॉड इज ड्यू टू, ठीक है। अ ग्लास रॉड एक्वायर्स अ चार्ज बाय रबिंग, है ना, तो इसमें क्या होगा, आपका चार्ज में फ्रिक्शन होगा, ठीक है।
E dot ds is equals to 0 inside a surface, that means there is a no net change and no net charge present inside the surface, ठीक है। E dot ds चार्ज में 0 है, इनसाइड में कोई चार्ज नहीं है तो 0 हो जाएगा। आगे देखिए, अब देखिए ये ग्राफ आप पढ़े थे, फॉर द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ क्या होता है, आप लोगों ने हम लोग बताया गया था, ये उसका ग्राफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में, ठीक है। डिस्टेंस से ये घटते जाता है, ठीक है। तो ये होगा बी इसका ऑप्शन, ठीक है। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ अ डाइपोल, है ना, इसका पहला क्या होगा, 0 है। फिर दूसरा इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन ऑफ द चार्ज एट सेंटर, ट्वाइस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन ऑफ द चार्ज। अब कहने का मतलब है एक डाइपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, इसके बीच में आपको बोल रहा है क्या चार्ज होगा, तो ये होता है ट्वाइस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन ऑफ द चार्ज एट द सेंटर, ठीक है। अब देखिए चार्ज ऑन द कंडक्टिंग मेटल स्फीयर प्रेजेंट क्या होता है, जो चार्ज एक कंडक्टिंग मेटल है उसमें स्फीयर में चार्ज कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग रेडियस r एंड चार्ज q विल बी, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू k q बाई r स्क्वायर, ठीक है, ये होगा k q बाई r स्क्वायर। इनसाइड, अच्छा सॉरी, इनसाइड इसमें बोला ये टोटल वैल्यू आपका हो गया। अब इनसाइड में आपको क्या होता है, इनसाइड के बारे में आपको पता है, आउटसाइड में क्या होता है, इनसाइड क्या होता है और ऑन द स्फीयर क्या होता है, तो ये होगा आपका, जब इनसाइड आपसे पूछा जाए तो ये होता है 0, इनसाइड में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। विच फिजिकल क्वांटिटी हैव अ न्यूटन, न्यूटन पर कूलम किसका यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। आगे देखिए, in the process of charging the mass of negatively charged remains constant, ठीक है। चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लस क्यू, हम आपको बताए थे Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, है ना। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, वही पूछा गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ये होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब ये हो गया आपका, अब देखिए 14th नंबर, 4 चार्जेस प्लस 8q प्लस 8q प्लस माइनस 3q प्लस 5q और माइनस 10q, ठीक है। ये चार्ज है इनसाइड अ क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस के अंदर है, ठीक है। व्हाट विल बी द आउटगोइंग फ्लक्स, अब देखिए आपको बताया था एडिटिव होता है चार्जेस, जिसको डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, आप क्या है प्लस 8 प्लस 5 माइनस 3 माइनस 10, सब ऐड करेंगे, आएगा आपका चार्जेस नेट या चार्ज इनसाइड इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये होगा 0 वोल्ट आपका। विच क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी ऑफ द फॉलोइंग, इलेक्ट्रिक चार्ज पता है आपको, चार्ज q is kept in a sphere of 5 centimeter, further it is kept in a cube of 5 centimeter, the outgoing flux will be, आपको बोला गया है कि पहले स्फेयर एक रखा हुआ है चार्ज क्यू में, है ना, जिसका 5 सेंटीमीटर रेडियस है, पहले स्फेयर में रखा गया है, एक चार्ज है, मान लीजिए स्फेयर है, रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चार्ज रखा है क्यू, ठीक है। अब दूसरा बोला गया है इसको, अब फिर एक क्यूबॉइड में रखा गया है, इसको क्यूब में एक रख दिया गया है, ठीक है, एक क्यूब में चार्ज रखा गया है, ठीक है, सेम चार्ज को। अब कहने का बोल रहा है कि फ्लक्स क्या होगा, व्हाट विल इज द फ्लक्स दोनों केस में, तो दोनों में सेम होगा। आपको बताए थे गॉसियन सरफेस में क्या होता है, गॉसियन सरफेस का केस में यही होता है कि जो हम लोग सरफेस से डिपेंड नहीं करता है, वो डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाता है, तो आपका ये हो जाएगा सेम इन बोथ द केस, ठीक है। अब देखिए electric field intensity due to short dipole remaining directly proportional to r distance at a point from the center of dipole, तो ये हो गया आपका d इज इक्वल टू माइनस आर क्यू होता है ना, ठीक है। अब देखिए ऑन चार्जिंग अ न्यूट्रल बैलून, साइज उसका क्या होता है ना, अगर एक न्यूट्रल बैलून को हम लोग चार्ज करेंगे तो क्या होता है, साइज उसका इंक्रीज होता है,
ठीक है। अब दूसरा केस देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट्स लेंथ वाइज, इट शोज अ रिपल्सन बिटवीन द साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लेंथ वाइज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्जेस, नो रिलेशन बिटवीन द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट मूव ऑन अ स्ट्रेट पाथ। तो देखिए इसमें सिंपल केस है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन का केस आ रहा है आपका अपोजिट है। अनलाइक चार्जेस हम आपको बताए थे, अनलाइक चार्ज attract each other, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल क्वेश्चंस, है ना। टोटल कंप्लीट हो गया, इसमें एमसीक्यू जितने क्वेश्चंस हैं आपको हम बता दिए इस टॉपिक का डिस्कशन। बाकी कल से अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है आगे का, और कुछ क्वेश्चन अगर रह जाएगा तो उसके बारे में आपको बीच क्लास में कभी भी हम आपको करवा देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।